नए साल की दूसरी सुबह थी। घर में अभी भी कल रात का दर्द जिंदा था। वसुधा अब घर में नहीं थी। वो बाहर थी, बिल्कुल अकेली, हाथ में प्रॉपर्टी के कागजात लिए हुए। पर चंद्रिका उसे जाने नहीं दे रही थी, ना शब्द से, ना हाथ से, बल्कि एक और भी ज्यादा खतरनाक चाल के साथ। सुबह 9 बजे चंद्रिका का फोन वसुधा के पास आता है। ये एक नॉर्मल कॉल नहीं होता। जैसे ही वसुधा फोन उठाती है, चंद्रिका के शब्द बिजली बनकर उसके कानों में गिरते हैं। वसुधा, तुमने कल मुझसे प्रॉपर्टी मांगी थी। ठीक है, मैंने तुम्हें वो दे दी, लेकिन अब एक और काम तुम्हें मेरे लिए करना होगा। वसुधा की सांसें थम सी जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कुछ और आने वाला है, कुछ जो और ज्यादा दर्द देगा। चंद्रिका आगे कहती है, तुम्हें मेरे बेटे से अलग होना होगा। डिवोर्स, लीगल नहीं, जिंदगी भर के लिए, दोबारा शादी का सवाल भी नहीं। ये सुनते ही वसुधा का पूरा जहां जैसे रुक जाता है। चंद्रिका सिर्फ उसे देव से अलग नहीं करना चाह रही थी, वो उसे पूरी तरह मिटा देना चाह रही थी। पर वसुधा क्या करे, वो अभी भी अपना वादा निभाना चाह रही थी। कुछ पल के सन्नाटे के बाद वसुधा धीरे से कहती है, ठीक है माता, मैं डिवोर्स के पेपर्स तैयार करवा दूंगी। सीधे शब्द, पर उनके पीछे एक पूरी जिंदगी का दर्द छुपा था। चंद्रिका के चेहरे पर संतुष्टि आ जाती है, पर यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि वसुधा तुरंत आगे कहती है, और हाँ माता, मैं एक लीगल नोटिस भी भेजूंगी। इसमें प्रॉपर्टी के साथ साथ डिवोर्स के कागजात भी होंगे। ये कहकर वसुधा एक और कठिन फैसला लेती है। वो जानती थी, अगर वो चुप रही तो चंद्रिका उसे जिंदगी भर दोषी बनाकर रखेगी, लेकिन कानूनी रास्ता चुनकर कम से कम वो खुद को और शायद देव को भी सच के करीब ले जा रही थी। दोपहर 2 बजे वसुधा अपने लॉयर के पास जाती है। नोटिस सिंपल होता है, पर उसका असर गहरा। 2 मांगे होती हैं, प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा और डिवोर्स। शाम 5 बजे चंद्रिका के घर एक प्रोसेस सर्वर आता है। जैसे ही चंद्रिका नोटिस पढ़ती है, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। नोटिस में लिखा होता है कि वसुधा देव चौहान से विवाह विच्छेद और प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रही है। उसे लगता है जैसे ज़मीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसके सारे प्लान हिल जाते हैं, पर असल में ये सिर्फ शुरुआत होती है। शाम 6 बजे देव को नोटिस के बारे में पता चलता है। उसका पूरा विश्वास टूट जाता है। क्या वसुधा सच में मुझे छोड़ रही है, या ये सब सिर्फ एक धोखा था? तभी देव की नज़र नोटिस की एक लाइन पर पड़ती है। ये नोटिस देव चौहान के निर्देश पर भेजा गया है। देव हैरान रह जाता है। मैंने कब कहा था ये? उसके मन में पहली बार एक गहरा शक जन्म लेता है। ये सिर्फ वसुधा का फैसला नहीं हो सकता, यहाँ कोई और खेल खेल रहा है। शाम 7 बजे वसुधा अवि और दिव्या से मिलती है, एक छोटी सी चाय की दुकान पर। चाय की भाप के बीच वो सब सच बता देती है। चंद्रिका का प्लान, अपना वादा, अपना बलिदान। दिव्या रो पड़ती है। अवि का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अवि कहती है, वसुधा, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, पर क्या ये दर्द जरूरी था? वसुधा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, प्यार का मतलब होता है खुद को खो देना। मैं खुद को खो चुकी हूँ, पर देव अपनी माँ के साथ खुश रहेगा, यही मेरी जीत है। रात 8 बजे घर में एक और आग लगती है। सरेका भी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग लेती है। अब घर एक बैटलफील्ड बन जाता है। हर कोई अपना हिस्सा चाह रहा है। रात 9 बजे देव को एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिलता है, एक नई जिंदगी का मौका। पर चंद्रिका उसे मना कर देती है। उसे डर होता है, अगर देव इंडिपेंडेंट हो गया तो उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, और देव माँ की बात मान लेता है। रात 10:30 बजे अवि हिम्मत करके चंद्रिका से सीधा सवाल पूछती है, माता, क्या ये सब आपकी प्लानिंग का हिस्सा है? घर में सन्नाटा छा जाता है। चंद्रिका गुस्से से भर जाती है, पर मन के किसी कोने में एक सवाल उभर आता है, क्या मैं सच में गलत हूँ? पर वो सवाल उसका अहंकार दबा देता है। देव अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। सामने डिवोर्स के पेपर्स पड़े होते हैं। उसकी जिंदगी जैसे वहीं रुक जाती है। तब अवि का फोन आता है। वो देव को सब सच बता देती है। वसुधा का वादा, उसका बलिदान। देव टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है वसुधा प्रॉपर्टी नहीं, अपना दिल छोड़कर जा रही थी। बाहर रास्ते पर वसुधा एक बेंच पर बैठी होती है। नोटिस भेजने के बाद उसे एक खाली सी शांति मिलती है। वो जानती है लोग उससे नफरत करेंगे, पर अगर इससे देव और चंद्रिका का रिश्ता बच जाए तो वो सब सह लेगी। रात के सन्नाटे में देव के दिमाग में एक ही सवाल गूंजता रहता है, वसुधा, तुमने ऐसा क्यों किया? यहीं से कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है, जहां सच धीरे धीरे सामने आएगा।